की खास खबरों के साथ। हरिद्वार महासदन के संस्थापक स्वामी शिवानंद ने उत्तराखंड में घोटाले को लेकर जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में असुरों का साम्राज्य कायम हो गया है। मंत्री, विधायक, अधिकारी और कर्मचारी सभी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। सरकारी भर्तियों में भारी जातिवाद हावी है, रिश्वतखोरी हावी है। ऐसे में न्याय की उम्मीद करना बेईमानी है। महासदन में आज पत्रकार वार्ता के दौरान स्वामी शिवानंद ने कहा कि उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय में आरएसएस से जुड़े लोगों को ही नियुक्तियां दी जा रही हैं, जिन्हें संस्कृत भाषा का पूर्ण ज्ञान नहीं है, जबकि संस्कृत जगत के प्रख्यात विद्वानों पर झूठा मुकदमा दर्ज कर प्रताड़ित किया जा रहा है। स्वामी शिवानंद ने कहा कि राज्य की द्वितीय राजभाषा संस्कृत के प्रखंड विद्वान डॉक्टर भोला झा, डॉक्टर निरंजन मिश्रा, डॉक्टर शैलेंद्र तिवारी को झूठे मुकदमे में फंसाया गया है। वहीं फर्जी तरीके से बने महंत को संरक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड भ्रष्टाचारियों का अड्डा बन चुका है। कुछ अहम मुद्दों, पहली बात तो ये है कि तो अब स्पष्ट होता जा रहा है, उत्तराखंड बनने के बाद अधिकांश जो भर्तियां हुई हैं वह गलत ढंग से 10-10 लाख 15-15 लाख रुपये दे करके कोई भर्ती हुई। दरोगा भर्ती घोटाला भी सामने आ रहा है। अब एक अहम प्रश्न उठता है, यदि कोई दरोगा या कोई अधिकारी 10, 15, 20 लाख रुपया दे करके आता है तो क्या करेगा? वो भ्रष्टाचार नहीं करेगा, वो अयोग्य नहीं होगा तो क्या होगा? यानी उत्तराखंड अयोग्य अधिकारियों से भरा पड़ा हो गया और भ्रष्टों की पगड़ी अपना ये करेगा। एक तो दरोगाओं को बात लीजिए, दरोगा भर्ती घोटाला आया है, दरोगा 10, 15 लाख 20 लाख रुपया दे करके आया है। उसके बाद उसके थाना में प्रॉपर जगह जाने के लिए भी जो ओपन सेक्रेट है, कैसे सबको थाना दिया जाता है, ये तो ओपन सेक्रेट है। ये तो लगता है कि अब ये भ्रष्टाचार का तो कोई कहीं नामों नहीं लेता है। ये हुआ है तो क्या ये नहीं होगा कि निरपराध व्यक्ति को जेल होगा और गुंडा, आवारा, बेईमान, शैतान, चोर, तपाटाली से बाहर होगा, और यही हो रहा है। तो उत्तराखंड भ्रष्टाचारियों का अड्डा हो गया है। कहने के लिए तो देवभूमि है, लेकिन यह असुरों का साम्राज्य हो गया है। अब प्रश्न उठता है कि अभी मैं एक और अहम मुद्दा ले रहा हूं। अभी उत्तराखंड विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर के लिए हुआ और एक तथाकथित धर्म का ठेकेदार संस्था ये स्वयं सेवा में ही रत रहता है, उनके कंसेंट के बिना तो उत्तराखंड में एक भी अपॉइंटमेंट नहीं, चाहे वो छोटा अपॉइंटमेंट या बड़ा। तो उत्तराखंड यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के चयन में जिन 3 नामों की संस्तुति की गई थी वो तीनों आरएसएस के ही थे, आरएसएस के ही हैं। जो था वो तो प्रोफेसर होने का ही इतना दावा करता था कि प्रोफेसरशिप पाला पड़ा, और तीसरे वक्त कैसे मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन आरएसएस के ही। और बाहर से जब विद्वानों को बुलाते हैं, ये क्या बेइज्जत करने के लिए बुलाते हैं? बाहर के विद्वान आएंगे, उत्कृष्ट विद्वान होंगे और यहाँ से बेइज्जत होकर चले जाएंगे और अयोग्य व्यक्ति को रख दिया जाएगा और उसमें आरएसएस की दखल होगी। अभी मैं उदाहरण ले रहा हूं कि उत्तराखंड के 3 मूर्धन्य विद्वान, मैं कितना मानता देता हूं और मैं दावे के साथ कहता हूं कि तीनों के सामने में उत्तराखंड में कोई नहीं टिकता। एक डॉक्टर भोला झा, इनको जब हम बघोड़ा में थे तो बघोड़ा के जो प्राचार्य कहा करते थे वो तो क्या कहते हैं आधुनिक पाणिनि, बाहर के हमके विद्वानों ने कहा था आज की बात। और वो जब भगवान दास के प्राचार्य बने
तो जो भगवान दास दुर्गत को प्राप्त कर गया था वह भारतवर्ष में मूर्धन्य महाविद्यालय में ड्यूटी हुई। डॉक्टर निरंजन मिश्र जो आधुनिक कवि हैं, साहित्य पुरस्कार से पुरस्कृत हैं और भी उन्हें बहुत सा मानभट्ट पुरस्कार, कालिदास पुरस्कार, बहुत सा पुरस्कार मिला हुआ है। और तीसरे डॉक्टर शैलेश तिवारी, जो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय में उनके जैसा विद्वान कोई नहीं। हमारी दावा का यदि खंडन करना चाहता है तो कोई खंडन करे, और यदि किसी को सामना है तो इन तीनों का सामना करिए। इन तीनों पर यहाँ पर एक ऐसा धूर्त व्यक्ति जिसने कि गलत व्यक्त ढंग से आश्रम को कब्जा किए हुए है, और साथ ही साथ आज तक एक भी फोटो उनका नहीं निकला है जो कि उनके अपने गुरु जी के साथ उनका फोटो। वो तो अधिकारी बन जाते हैं और उस विद्यालय को नष्ट करते हैं, और उस महाविद्यालय के अभी जो प्रभारी प्राचार्य बनाए हुए हैं डॉक्टर निरंजन मिश्र जैसे विद्वानों को हटा करके वह आरएसएस के ही व्यक्ति सब हैं। वह ऐसे अयोग्य व्यक्ति को रखे हुए हैं जो कि संस्कृत नहीं बोल सकता है, और उनके सहयोगी जो हैं मैनेजमेंट में भी जो हैं वो इस ढंग से और इन तीनों को त्रस्त किए हुए हैं बिना किसी अपराध का। और सबसे बड़ा अपराधी जो स्वयं है कि आश्रम को कब्जा किए हुए है क्या, और पुलिस वाले सब कुछ स्वाभाविक पीछा पड़ा है, पैसा लेता है, और ये तथाकथित धर्म की संस्था तो सब चीज को अपने मुट्ठी में ले लिया है। इनमें तो नैतिकता की चीज ही नहीं है, विद्वानों के प्रति सम्मान है ही नहीं। तो ये बस एक है, इसलिए अकेले उधर भी नहीं हो रहा है। संस्कृत जैसे जो अपने को ये कहते हैं देवभूमि है, इसकी संस्कृत इसकी दूसरी भाषा है, और उस वहाँ पर संस्कृत के विद्वानों के साथ और आश्रमों में ये संस्था धर्म के ठेकेदार संस्था आश्रमों को कब्जा कर रही है। एक ही दिन में किसी को सन्यासी बना देगा, उसको पिता बना देगा, और क्या से क्या करता है। तो इसकी भी एक जांच होनी चाहिए। सबसे पहले हम मांग करते हैं कि यह जो ये आयोग ने जो 3 व्यक्ति की संस्कृत किया था, क्या तीनों व्यक्ति आरएसएस के ही हैं? क्या बाहर से जो व्यक्ति आए हुए थे क्या अयोग्य थे जी? उनका पैनल में भी किसी का नाम नहीं गया। और यदि ऐसी बात है उसको रद्द किया जाए। और फिर से दूसरी बात, और यदि उत्तराखंड में लेना है तो उत्तराखंड के जो मूर्धन्य विद्वान है उनको ले। हालांकि ये गलत बात है, ऐसी ऐसी संस्थाओं में किसी प्रांत विशेष का नहीं होना चाहिए, जो विद्वान हो वही उस पर प्रार्थी। और इन दूसरी बात, इसकी भी जांच होनी चाहिए कि आरएसएस ने कितनी संस्थाओं को पर कब्जा कर लिया है। क्या उस संस्था में जो भगवान किसी आरएसएस के व्यक्ति को हॉस्पिटल दिया गया है? इन सब की जांच होनी चाहिए। अकेले छोटा मोटा जांच कर देगा उससे नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जिन संस्थाओं को ये लोग कब्जा करता है उसमें बड़े बड़े गण्यमान्य व्यक्ति उतर के आ जाते हैं, जबकि कोई भी डिस्प्यूटेड चीज में गण्यमान्य व्यक्ति को नहीं आना चाहिए, और ये लोग उतर के आ जाते हैं। एक तो ये पालू हुआ, जिसमें हम 2 मांग करते हैं। एक मांग तो उस आयोग को ये करके जांच बैठे क्या इसी 3 पैनल में जो नाम दिया है तीनों क्या आरएसएस के हैं, और क्या अन्य व्यक्ति के दावेदार आयोग थे। और दूसरी व्यक्ति कि यह जो संस्कृत 3 मूर्धन्य विद्वान हैं उनको परेशान क्यों कर रहा है, और जो परेशान कर रहा है इस पर क्या है ये बात है। अब दूसरी बात आ गई, दर्जनों द्वीप को नष्ट किया है, और तो यह स्पष्ट हो गया कि यहाँ जो चयन हो रहा है भ्रष्टाचार के तहत हो रहा है। तो ये क्या द्वीप नष्ट हुए हैं? क्या खनन में द्वीप पर खनन हो सकता है? और जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसके लिए जांच बैठाओ, तो जांच क्यों नहीं बैठी? और यूकेएफडीसी को ब्लैक लिस्टेड करने के लिए इससे पहले ये पुंटी चड्ढा ग्रुप ब्लैक लिस्ट हो सकता है, तो यूकेएफडीसी ब्लैक लिस्ट क्यों नहीं हो सकता? इसी बात
कि इतने स्टोन केसल 113 स्टोन केसल जो गंगा किनारे ही उत्तराखंड में हो गया है हरिद्वार में, इसको किसने दिया है परमिशन? अब तो सब हो गया, सब भ्रष्टाचार के तहत हो रहा है। इसके लिए भी जांच हो, इन भ्रष्टाचारियों को पैसे दिया गया है और यहाँ पर अनेक तालाब खुदवाए गए मछली पालन के लिए, इसकी एक जांच का विषय हो गया है। और जब यहाँ के जल विभाग ने सेंटर में लिखा कि यहाँ जांच करके आएगा कि कैसे मछली पालन कैसे हो, तो वहाँ से जो टीम आई थी वो टीम हमारे पास भी आई थी और उन टीम ने स्पष्ट कर दिया कि वहाँ मछली पालन नहीं हो सकता है, क्योंकि 40-40 फीट गड्ढे थी, 40 फीट गड्ढे में मछली पालन नहीं उसके लिए निश्चित रहता है जहाँ पर भी डाल के उसको मछली पकड़ा जाए। तो जितने तालाब खोदे हैं वह क्रेशर बाले को माल पहुंचाने के लिए किए हैं, जबकि तालाब का माल बगल में होना चाहिए वो नहीं रहा और इतने गड्ढे कर दिए कि उसमें मछली पालन हो ही नहीं सकता है। तो मछली पालन के लिए कैसे दिया गया और उस पर एक ही एक कैसे दिया गया? तो इतनी गंभीर बातें हैं। अभी मैं इन बातों को कह रहा हूँ। ये कि विश्वविद्यालय का पर जांच बैठे, दूसरा भगवान दास वाले में उत्तराखंड के 3 बुद्धन विद्वानों के साथ जो नजर किया जा रहा है उसकी जांच बैठी। यहाँ तो मैं न्यायिक व्यवस्था के नहीं बोल पाऊँगा, तो मैं बोल लूँगा, लेकिन ये मर्यादा के खिलाफ जाता है क्योंकि उनको तो गरिमा है, मिला हुआ है। लेकिन उनमें भी बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो कि एकता की समझ आते हैं। तो इन सब बातों का ये है, तो इसका भी हो जाए। इसके बाद ये कृषि पर जांच बैठे और तालाब जो खोदा गया है वो किस अधिकारी ने दिया है, किस डीएम के समय में हुआ है, और ये क्यों दूसरा तालाब देने से पहले क्यों नहीं देखा कि उसमें तालाब में मछली पालन हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। इन बातों पर